हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है और अभी रिसेंटली हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम ऊप्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, तो हम हमारी आज की वीडियो में देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। और लास्ट में हम बोनस के तौर पर एक दिस कीवर्ड होता है हमारे जावा में, उसके बारे में सीखेंगे कि दिस कीवर्ड होता क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आ गया कि हम वीडियो में करने क्या वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं जावा में। कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड इन अ क्लास। ठीक है, तो पहली ये चीज़ है कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, हमारे मेथड या फिर आप कह लो कि फंक्शन होता है एक तरीके का। ठीक है, एक स्पेशल फंक्शन या एक स्पेशल मेथड होता है। ठीक है, इन अ क्लास दैट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये वाली जो चीज़ इन्होंने लिखी है दैट इज़ यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स, इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे। ठीक है, जब हम कोड करेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये क्लास का एक स्पेशल मेथड होता है जो आपके क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और सेकेंड जो लाइन है हमारे पास, इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। तो अब ये वाला जो कंस्ट्रक्टर होता है एक मेथड होता है। ठीक है, और हमें पता है कि मेथड कब काम करता है, जब हम उसको कॉल करते हैं। लेकिन इस जो मेथड है, ये जो स्पेशल मेथड है जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, इसको हमें खुद से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम न्यू कीवर्ड को यूज़ करके हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो अपने आप ही जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, अब इट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास। और इसका जो रूल होता है कंस्ट्रक्टर का वो क्या होता है कि ये एक ऐसा मेथड होता है जिसका नाम हमारी क्लास के नाम के सेम होता है। ठीक है, जो हमारी क्लास का नाम होगा वही हमारे मेथड का नाम होगा, तभी हम उसको कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। अब देखो, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं ना, तो जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो हम कैसे लिखते थे, यहाँ पर हम उसको कोई ना कोई रिटर्न टाइप देते थे। अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो हम वॉइड देते थे, और अगर कोई रिटर्न टाइप है तो हम उसका डेटा टाइप देते थे, जैसे इंट देते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बनाते थे यहाँ पर फंक्शन का नाम लेते थे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सम है। ठीक है, फिर उसके अंदर हमारे पास हम कुछ पैरामीटर्स लेते थे और फिर उसके अंदर हम हमारी डेफिनेशन लिखते थे कि वो हमारा जो मेथड है वो काम क्या करेगा, है ना। और अगर रिटर्न टाइप है तो उसको कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और हम यहाँ पर जैसे कि मेरे पास है इंट। ठीक है, रिटर्न क्या कर देते थे हम, यहाँ पर एक पैरामीटर ले लेते हैं जैसे कि इंट ए, इंट बी, है ना, और रिटर्न हमारे पास क्या हो जाता था, ए प्लस बी। तो ये एक सिंपल सा मैंने मेथड बनाया है। ठीक है, अब इस मेथड में और कंस्ट्रक्टर में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहला हमारे पास क्या होगा कि इसका जो नाम है वो हमारी क्लास के नाम के ही इक्वल होगा। ठीक है, जो हमारी क्लास का नाम है वही इस मेथड का नेम होना चाहिए। दूसरा वो क्या बोल रहे हैं कि नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। यानी कि अब देखो, ये मेरी क्लास है। ठीक है, इसी नेम से मेरा क्या बनेगा, मेथड बनेगा। दूसरा कंस्ट्रक्टर का रूल क्या है, नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। यानी कि कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। यानी कि इस पे हम देखो, नॉर्मल जो फंक्शंस होते थे उसमें हम क्या करते थे, अगर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम उसको फिर भी रिटर्न टाइप में क्या देते थे, वॉइड देते थे। बट इसमें हमें कुछ भी नहीं देना है, इसमें हमारे पास रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो यहाँ पर वॉइड तक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम एक क्या बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। एक ऐसा मेथड जिसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है और जिसका नाम हमारी क्लास के नाम के इक्वल होता है। जो हमारी क्लास का नाम होता है वही हमारे मेथड का नाम होता है, उसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फंक्शन हमारे पास कॉल भी खुद ब खुद हो जाता है। जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं वो अपने आप ही हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाता है, और जो भी उसके अंदर हमने टास्क लिखा होता है वो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है जैसे ही हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो कॉल्ड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन यूजिंग न्यू। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे न्यू कीवर्ड को यूज़ करके, तब अपने आप ही ये वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार कंस्ट्रक्टर को बना के देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक क्लास ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लास लेती हूँ लर्न जावा नाम से। ठीक है, मैंने एक लर्न जावा नाम से क्लास बना ली, ऐसे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि इसके अंदर मेरे पास क्या हो, एक कंस्ट्रक्टर बने। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमारा एक सेम नेम का, जो क्लास का नेम है उसी नेम का एक मेथड होता है। ठीक है, तो अब मेरी क्लास का नेम है लर्न जावा। ठीक है,
इस लर्न जावा को मैंने यूज़ किया। और जब भी हमें बताना होता है कि कोई चीज़ मेथड है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ये ओपन पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये कर्ली ब्रेसेस होती है जहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये मेथड हमारा काम क्या करने वाला है। दूसरी क्या चीज़ है कि कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, नॉट इवन के वॉइड, तो यहाँ पर हम कुछ भी वॉइड इंट कुछ भी नहीं देने वाले हैं। तो ये सिर्फ इतना सा करने से हमारा क्या बन चुका है, ये एक कंस्ट्रक्टर बन चुका है, ठीक है। तो अब ये एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और तीसरी चीज़ उन्होंने क्या कही, कॉल्ड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन यूजिंग न्यू। देखो अब जब भी हम क्लास में कोई भी मेथड बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम उस मेथड को कॉल करते हैं, तब जाके उस मेथड का जो मेथड के अंदर जो हमने काम लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। बट इसमें क्या है, हमें इसको अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करके इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये अपने आप ही कॉल हो जाता है, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बना लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ये चीज़ प्रिंट करा दी है। अब हम देखते हैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर देखेंगे और देखेंगे कि ये वाली चीज़ जो है वो हमारी एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, ठीक है, मेरी दूसरी जो क्लास थी, ठीक है। इस क्लास के बाहर मैंने हमारी लर्न जावा क्लास को बनाया है। अब इस क्लास के मेन फंक्शन में मैं इसका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लास का नेम, ठीक है, लर्न जावा, और मैंने यहाँ पर लिख लिया है जे, ठीक है, इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यू कीवर्ड का यूज़ करके मैं इस क्लास का नाम फिर से लिखती हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ही क्या होगा, न्यू कीवर्ड का यूज़ करके मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वैसे ही ये मेरा जो कंस्ट्रक्टर है वो अपने आप कॉल हो जाना चाहिए। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास जो है वो प्रिंट हो चुका है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी वो प्रूव हो चुकी है कि हाँ जी, जैसे ही हम हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये जो कंस्ट्रक्टर वाला मेथड है वो अपने आप ही कॉल हो जाता है और जो भी इसके अंदर हमारे पास टास्क हमने लिखा होता है वो परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में समझ आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। बहुत ही ईजी सा टॉपिक था, कुछ भी नहीं था इसमें। जो हमारी क्लास का नाम है वही सेम नाम का मेथड होता है कंस्ट्रक्टर, और उसमें कोई भी किसी भी तरह की रिटर्न टाइप नहीं होती है। और जैसे ही हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो जो मेथड है वो अपने आप कॉल हो जाता है और जो भी उसके अंदर लिखा होता है वो जो टास्क है वो परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप इतना सा आपको समझ आ गया है कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, सबसे पहले जो टाइप होता है वो होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर आता है वो होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं पैरामीटराइज्ड के। तो ये दो तरीके के हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है कि देखो यहाँ पर मैंने एक लर्न जावा क्लास बनाई थी, ठीक है, उसका मैंने कंस्ट्रक्टर खुद से बनाया है ना, मैंने ये कंस्ट्रक्टर खुद से बना लिया है और इसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया कि ये प्रिंट की स्टेटमेंट होगी, जो मेरे पास ये वाला जो मैसेज है वो प्रिंट करेगी, है ना। और जैसे ही मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर था वो अपने आप कॉल हो गया और ये वाली जो स्टेटमेंट थी वो प्रिंट हो गई, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ हुई हमारे पास। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम क्लास बनाएंगे हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि अगर हमें रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्टर बनाने की तो हम बनाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं बनाएंगे। ये कोई कंपल्शन नहीं होता है कि जब आप क्लास बनाओ तो आपको कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर जिस केस में आप कंस्ट्रक्टर खुद से मैनुअली नहीं बनाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जावा का अपना एक हर एक क्लास का एक कंस्ट्रक्टर होता है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पड़ा रहता है, ठीक है। उसी को हम यहाँ पर हमने बता दिया है कि भाई एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है कि अगर हम खुद से मैनुअली हमारे पास कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो जावा का हर क्लास के लिए खुद का एक कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। और वो कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पैरम्स नहीं लेता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होता है खाली एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है जो कि यहाँ पर कोई भी पैरामीटर्स नहीं लेता है नॉर्मली, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है, वो कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर्स लेगा।
अब पैरामीटर्स लेने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर मैंने एक मैनुअली जो है वो कंस्ट्रक्टर बना रखा है लर्न जावा का, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है हमने ये हमेशा ऐसा ही बनेगा। हम अगर चाहें तो हम यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स ले लिए हैं। मैं यहाँ पर एक नेम लेती हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग नेम मैंने ले लिया, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग नेम को मैं अपने इस फंक्शन में, ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर का फंक्शन है इसमें यूज़ कर लूँगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट करा देती हूँ नेम, ठीक है, साथ में मैं यहाँ पर नेम भी प्रिंट करा देती हूँ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने का एक रूल होता है कि जब भी आप अगर कंस्ट्रक्टर बना रहे हो और उसमें कोई भी पैरामीटर पास कर रहे हो, तो जितनी बार भी आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे आपको उस पैरामीटर की वैल्यू उसे पास करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको देनी पड़ेगी। अब इसलिए यहाँ पर मेरे को एरर शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इस नेम के लिए कोई भी वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, अगर हम हमारे कंस्ट्रक्टर को कुछ पैरामीटर्स देते हैं, तो जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें उन पैरामीटर्स की वैल्यू उसके ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम ही पास करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लर्न जावा का जो है वो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं न्यू कीवर्ड को यूज़ करके, और यहाँ पर हमें जो भी हमने पैरामीटर लिया है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर क्या बनाया है, एक नेम नाम का पैरामीटर बनाया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक नाम नाम जो है वो दे देती हूँ, ठीक है, जैसे कि पूजा। तो ये देखो ये मेरी एरर जो है वो गायब हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में कि हम हमारे जो कंस्ट्रक्टर हैं उनको पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी हम हमारे कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर देते हैं तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हमें उस पैरामीटर की वैल्यू देनी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो पूजा मैंने यहाँ पर पास किया है इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, तो ये इस कंस्ट्रक्टर को मिल जाएगा, और यहाँ पर ये मेरा जो नेम की वैल्यू है जो मैंने पास की होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको एक बार करके देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर मेरा जो नाम है वो प्रिंट हो चुका है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड पूजा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। और यहाँ पर हमने एक पैरामीटर लिया है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही लेना है, आप जितने चाहे पैरामीटर्स ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ और पैरामीटर्स लेके आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लेती हूँ इंट ए, ठीक है, कॉमा इंट बी, ठीक है, और यहाँ पर नेम को प्रिंट कराने की बजाय मैं इन दोनों का सम प्रिंट करा देती हूँ, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो मेरे पास फिर से एरर आ गया है, क्योंकि इस बार मैंने मेरे कंस्ट्रक्टर को क्या पास किया है, 2 इंट की वैल्यू पास की है ना, 2 इंट मतलब पैरामीटर लिए हैं एज अ इंट, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, जब भी मैं लर्न जावा का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो मुझे 2 इंट की वैल्यू पास करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या पास कर देती हूँ, 2,3, ठीक है। तो मेरी ये एरर चली गई है, ठीक है। तो अब हम इसको अगर रन करके देखेंगे तो ये 2 और 3 वैल्यू जो है वो मेरे इस कंस्ट्रक्टर को मिल जाएगी जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। और फिर उसके बाद क्या करेगा, मेरा जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर जो भी हमने काम लिखा होगा वो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके वो हम परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हमने रन किया तो यहाँ पर मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 2,3। अब ये 2,3 क्यों प्रिंट हुआ, ठीक है, हम तो सम प्रिंट करा रहे थे, 2 + 3 करा रहे थे, बट यहाँ पर ये 2,3 इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि इसने हमारे पास क्या किया है, इसको एज अ स्ट्रिंग काउंट कर लिया है, इसको एज अ स्ट्रिंग मानकर हम और स्ट्रिंग में हमारे पास प्लस का जो काम होता है वो क्या होता है, कंकैटिनेशन का होता है। तो इसने ऐड ऑन करने की बजाय हमारे पास यहाँ पर क्या परफॉर्म करवा दी है, कंकैटिनेशन परफॉर्म करवा दी है ना। तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सम ही चाहिए तो हम यहाँ पर ओपन पैरेंथेसिस लगा सकते हैं, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये हमें एज अ इंट ही चलाना है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 5, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है, वी कैन क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन अ सिंगल क्लास विद डिफरेंट पैरामीटर्स। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, देखो अब मेरे पास ये लर्न जावा की क्लास थी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि इस क्लास में सिर्फ एक ही मेथड होगा, एक ही कंस्ट्रक्टर होगा, हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें रूल क्या होगा कि उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो अलग होने चाहिए, या तो पैरामीटर्स का काउंट अलग होगा या पैरामीटर्स का टाइप अलग होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जो है वो हम आगे करेंगे, बट ओवरलोडिंग का मतलब यही होता है, देखो नॉर्मली जावा में क्या होता है
है कि हम सेम नेम के फंक्शंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है, सेम नेम के हम फंक्शंस नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर होता है वो तो बनता ही क्लास के नेम से है। तो क्या इसका मतलब हम एक क्लास में एक ही मेथड बनाएंगे, एक ही कंस्ट्रक्टर बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास एक ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि आप सेम नेम के फंक्शंस को बना सकते हैं, लेकिन आप क्या करो कि उसमें जो आप पैरामीटर्स पास कर रहे हो उनको डिफरेंट कर दो, या तो आप उनका काउंट डिफरेंट कर दो कि जैसे यहाँ पर आप 2 इंट ले रहे हो, तो आप अगर कोई और मेथड बना रहे हो तो उसमें 3 इंट ले लो या फिर 1 इंट ले लो, ठीक है, एज अ पैरामीटर। या फिर आप क्या करो, टाइप ही अलग कर दो कि अगर आप इस फंक्शन में आपका इंट टाइप का पैरामीटर जा रहा है तो आप अगर एक और कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो तो आप उसमें स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर लोगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है। बेसिकली सिंपली आप ये चीज़ समझ लो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि हम एक ही क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, बट हर एक कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स लेगा, कोई भी कंस्ट्रक्टर सेम पैरामीटर्स नहीं ले सकता है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक लर्न जावा का कंस्ट्रक्टर मैंने बना रखा है, जिसमें मेरे पास क्या है, ए और बी एज अ इंट ले रहा है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करती हूँ, सेम ही पैरामीटर्स ले लेती हूँ, जैसे कि लर्न जावा मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पर भी मैं इंट टाइप का ही एक और पैरामीटर ले लेती हूँ और दूसरा भी मैंने इंट टाइप का ही पैरामीटर ले लिया है। तो अब ये मुझे क्या कर रहा है, एरर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम जावा में सेम नेम के मेथड्स को नहीं बना सकते, और जिसमें हमारे पास पैरामीटर्स भी सेम टाइप के हों, सेम काउंट में हो, तो ये चीज़ हमारे पास जावा में अलाउड नहीं है। तो इसलिए ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको सेम नेम के फंक्शंस बनाने हैं तो आप क्या करो, या तो आप पैरामीटर्स का टाइप चेंज कर दो या फिर आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दो। यस, जैसे कि अगर मुझे इंट के ही चाहिए तो मैं यहाँ पर इंट XYZ कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरा एरर अब चला गया है, यानी कि अब मैं सेम नेम के मेथड्स बना सकती हूँ अगर मेरे पास उनके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो एक और हम बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बना लिया है लर्न जावा, और इसमें हम क्या ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम ले लेंगे स्ट्रिंग और इसमें मैं ले लेती हूँ नेम, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही क्लास में मेरे पास क्या हो जाएंगे, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बस एक सिंपल सा रूल है कि जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इनका अलग अलग काम करवा के देखते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर बनाया और इसमें हम क्या करेंगे, A+B+C कर देंगे, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास क्या है, XYZ है ना, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, X+Y+Z कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को हटा देते हैं, प्लस वाली को, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। हमने क्या किया है, एक ही क्लास में हमने 3 अलग अलग जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो बना लिए हैं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने आपको क्या बताया था कि जब आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो आपको क्या करना होता है, जो भी उसके पैरामीटर्स होते हैं उनकी वैल्यू जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तभी पास करनी होती है ना। तो अब देखो आपने क्या बनाया, एक जे नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, देखो वो अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर तो 3 है, हमने क्या बोला था कि जब भी हमारे पास हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो क्या अब ये तीनों कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे? नहीं, ये तीनों के तीनों कंस्ट्रक्टर्स कॉल नहीं होंगे। जो हमारा जावा है वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग देखेगा। अब देखो यहाँ पर हमने 2 इंट पास कर रखे हैं। अब 2 इंट वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ये वाला। तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेरे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सिर्फ ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये और ये वाले कंस्ट्रक्टर, ये दोनों जो कंस्ट्रक्टर हैं ये कॉल नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ आप समझ रहे हो। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, एक ही क्लास है, इसमें हमने मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बना लिए, ठीक है। एक मैंने बना लिया जिसमें 2 इंट की वैल्यू है, एक मैंने बनाया जिसमें 3 इंट की वैल्यूज़ है, और एक मैंने बनाया जिसमें स्ट्रिंग है। तो अब यहाँ पर मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि जैसे ही हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 3 कंस्ट्रक्टर है। तो क्या तीनों कंस्ट्रक्टर साथ में कॉल होंगे? नहीं। हमारा जावा जो है वो क्या चेक करता है, वो चेक करता है पैरामीटर्स। अब देखो इसके पास पैरामीटर कौन कौन से हैं, 2 इंट हैं। अब 2 इंट कौन से कंस्ट्रक्टर के पास है, इस कंस्ट्रक्टर के पास है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की मदद से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, है ना। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बार कॉल करके देख लेते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है।
हमारे पास क्या आता है, ये देखो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 5, कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ मेरा, ये वाला कॉल हुआ, ठीक है। 2 + 3 हमारे पास 5 होता है। और अगर यहाँ पर मैं इसको 3 इंट दे देती हूँ, ठीक है, 3 इंट दे दूँ मैं यहाँ पर, तो मेरे पास अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, अब 3 इंट कौन से कंस्ट्रक्टर के पास है, इसके पास है, तो मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और इस वाले कंस्ट्रक्टर में हमारे पास क्या प्रिंट होगा, तीनों का सम प्रिंट होना चाहिए, है ना, यानी कि 2 + 3 + 5 + 6 11, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 11 प्रिंट हो रहा है, यानी कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं 2, 3 और 6 की बजाय इसको क्या दे दूँ, एक स्ट्रिंग की वैल्यू दे दूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने दे दी है पूजा, तो मेरे पास इस बार कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो मेरे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से रन करके देखते हैं, और लास्ट में मेरे पास क्या प्रिंट होगा, लास्ट में मेरे पास पूजा प्रिंट हो जाएगा, यानी कि मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर के टाइप्स क्या क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है दिस कीवर्ड, ठीक है, कि हमारे पास जावा में दिस कीवर्ड क्या होता है, ठीक है, और ये हमारे कंस्ट्रक्टर से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, दिस कीवर्ड। तो अब यहाँ पर देखो कि मैंने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम की, ठीक है, जिसमें मैं 2 प्रॉपर्टीज़ लेती हूँ, ठीक है। एक क्या होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, दूसरा क्या होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट का जो नेम है वो मेरे पास क्या आएगा, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का मैंने एक नेम वेरिएबल ले लिया। और दूसरा जो है मेरे पास रोल नंबर है, रोल नंबर मेरे पास क्या आएगा, इंट, ठीक है, इंट मैंने यहाँ पर रख दिया है रोल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। देखो एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कैसे बन सकता है, ठीक है, स्टूडेंट क्लास का अगर हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है तो वो स्टूडेंट नेम से ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये चीज़ कर दी है, ठीक है। और एक देखो एक कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, अब ये कुछ भी नहीं ले रहा है एज अ पैरामीटर, ये कुछ भी नहीं ले रहा है। और लेकिन मैं यहाँ पर क्या चाहती हूँ कि ये जब भी कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हो, ठीक है, जब भी मेरा ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो, तो वो क्या करे, मेरे नेम को एक वैल्यू दे दे, ठीक है, मेरा ये जो नेम है इसको एक वैल्यू दे दे। तो इस नेम को हमने कौन सी वैल्यू दे दी है, अननोन, ठीक है, अननोन, यहाँ पर हमने एक अननोन वैल्यू दे दी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो रोल नंबर है उसकी वैल्यू ये क्या दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है। अब हम वहीं एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि पैरामीटर्स लेगा, ठीक है। और जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो भी पैरामीटर्स इसको पास किए जाएंगे, ठीक है, वो हम इसको उनको हम कहाँ पर स्टोर कराएंगे, इस नेम और रोल नंबर में स्टोर कराएंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं अच्छे से। देखो एक और मैंने बनाया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट नेम को ही यूज़ करूँगी मैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या लिया है, अब मैं ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना चाहती हूँ, जो क्या लेगा, मेरे पास पैरामीटर्स लेगा एज अ नेम और रोल नंबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फिर मैंने एक पैरामीटर बनाया स्ट्रिंग नेम नाम का स्ट्रिंग का पैरामीटर बनाया, दूसरा मैंने रोल नंबर के लिए बनाया इंट रोल नंबर, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई। जब भी अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और अगर हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक नेम की वैल्यू पास करेंगे जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, और रोल नंबर की वैल्यू पास करेंगे। और जो भी नेम और रोल नंबर की वैल्यू हमने ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पास की होगी वो इस कंस्ट्रक्टर को मिल जाएगी। और हम क्या चाहते हैं कि वो वैल्यू किस में स्टोर हो जाए, हमारे इस क्लास के नेम और रोल नंबर में स्टोर हो जाए, ठीक है। यानी कि जो हम पैरामीटर से नेम और रोल नंबर की वैल्यू ला रहे हैं उसको हम हमारी क्लास के नेम और रोल नंबर में सेव कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या लिखेंगे, नेम इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूँगी, नेम, ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। अब जावा को कैसे पता चलेगा, देखो क्योंकि यहाँ पर भी नेम है और यहाँ पर भी नेम है। अब जावा को कैसे पता चलेगा कि वो किस नेम को कॉल कर रहा है, वो इस वाले नेम को कॉल कर रहा है या इस वाले नेम को कॉल कर रहा है ना। मैं क्या चाहती हूँ यहाँ पर कि इस वाले नेम में इस वाले नेम की वैल्यू सेव हो जाए, है ना। लेकिन अब दोनों के नाम सेम है, ये भी नेम है और ये भी नेम है। तो जावा को कैसे पता चलेगा कि ये वाला नेम है और ये वाला जो नेम है वो ये वाला नेम है। तो देखो अब अभी के लिए हम अगर ना इसको नेविगेट करें, है ना, इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको नेविगेट करने की कोशिश करें, गो टू डेफिनेशन, तो ये कहाँ जा रहा है, इस नेम के पास जा रहा है।
और अगर मैं इसके ऊपर भी यही करूँ गो टू डेफिनेशन, तो ये भी किसके पास जा रहा है, इसी के पास जा रहा है। लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये वाला नेम होना चाहिए था, और इस वाले नेम में इस वाले नेम की वैल्यू जा रही है तो यहाँ पर ये वाला नेम होना चाहिए था। बट अभी के लिए क्या हो रहा है कि दोनों ही नेम किसको पॉइंट कर रहे हैं, इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, है ना। तो जब ये चीज़ होती है, जब ये कंडीशन होती है हमारे पास कि हमारी जो क्लास होती है, क्लास के जो मेन वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं। एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल और एक होते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जो हमारे पास सिर्फ क्लास के अंदर बने होते हैं, क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं उन सबसे बाहर होते हैं, ठीक है। मतलब कि वो सारे वेरिएबल जो क्लास के टॉप में होते हैं, लेकिन जितने भी क्लास के अंदर मेथड्स हैं या फिर कोई भी ब्लॉक्स हैं उन सब के बाहर होते हैं, उनको हम ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर या किसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर होते हैं। जैसे ये वाला हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर मेथड के अंदर ही है, इसके बाहर इसकी कोई भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो इसको हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे और इसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। तो वो केस जिसमें लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों का नेम सेम हो, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं। और जिस भी वेरिएबल के साथ दिस कीवर्ड लगा होता है वो ये बताता है कि ये वाला जो वेरिएबल है वो आपका ग्लोबल वेरिएबल है, ना कि लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंफ्यूजन हो रही है कि हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि ये जो नेम है वो हम इस ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, और इस नेम ये वाला नेम है वो हम इस लोकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये बताने के लिए ये वाला जो वेरिएबल है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, दिस कीवर्ड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी दिस डॉट नेम, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस वाले नेम में जो भी वैल्यू इस नेम में आ रही होगी वो सेव हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये कहाँ को नेविगेट करेगा, तो ये देखो ये यहाँ को नेविगेट कर रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उस केस में जिसमें ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों के नेम सेम होते हैं, वहाँ पे अगर हमें बताना हो कि जब भी हम किसी वेरिएबल को दोबारा से कॉल कर रहे हैं तो हम किसको कॉल कर रहे हैं, लोकल को या फिर ग्लोबल को, तब हम क्या यूज़ करते हैं, दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं। और दिस कीवर्ड जो है वो किसके साथ यूज़ किया जाता है, जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसके साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दिस कीवर्ड का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैंने दिस डॉट नेम करके जो वैल्यू मुझे इस कंस्ट्रक्टर में मिल रही थी वो इसमें स्टोर करा दी, ठीक है। अब फिर से मैं दिस डॉट क्या करूँगी, मेरे पास रोल नंबर है, रोल नंबर में भी मुझे क्या वैल्यू सेव करानी है जो मैं हमारे कंस्ट्रक्टर से ला रही हूँ, ठीक है। और ये रोल नंबर मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। इतनी सी चीज़ आपको क्लियर है। तो ये मेरी स्टूडेंट क्लास बन चुकी है। अब हम फिर से यहाँ पर चलते हैं और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने बनाया स्टूडेंट, ठीक है जी, स्टूडेंट क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है ST नेम से, ठीक है। स्टूडेंट, ये मेरा स्टूडेंट 1 है, ठीक है। अब इक्वल्स टू मैंने क्या किया, न्यू, ठीक है, स्टूडेंट। देखो अब हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर्स हैं, एक कंस्ट्रक्टर है जो बिना पैरामीटर्स के हैं, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटर्स के साथ है। पहले हमने बिना पैरामीटर्स वाला यूज़ किया, उसके बाद हम पैरामीटर्स के साथ वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट क्लास का, स्टूडेंट ST2, ठीक है। ये मेरा सेकंड स्टूडेंट है और इस बार मैंने क्या करना है, न्यू स्टूडेंट, किस वाले कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना है, इस वाले को, जिसमें मेरे पास नेम और इंट एज अ पैरामीटर जा रहे हैं, ठीक है। अब नेम में मैं इसको क्या पास कर दूँगी, पूजा, ठीक है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया था, ठीक है। नेम में मैं यहाँ पर इसको पास कर दूँगी पूजा, और रोल नंबर में मैं इसको पास कर दूँगी 10, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पर डन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या इशू मिल रहा है, ये हम एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये गलती से मेरे पास डबल इन्वर्टेड कोमास लग गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक हमने किसको यूज़ किया, इस वाले कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया, दूसरे में हमने इस वाले कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया, ठीक है। अब हम दोनों को ना प्रिंट करा के देखेंगे। पहले यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिस्प्ले का फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। अब डिस्प्ले का फंक्शन वॉइड का फंक्शन होगा, वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। अब डिस्प्ले क्या करेगा, मेरे जो नेम और रोल नंबर है उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराएगा, ठीक है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट, ठीक है, प्रिंट ln, और यहाँ पर मैं प्रिंट कराती हूँ नेम, ठीक है। नेम थोड़ी सी हम दे देते हैं स्पेस, और साथ में हम क्या प्रिंट कराएंगे, नेम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या प्रिंट कराना है, नेम के बाद हमने प्रिंट कराना है थोड़ी सी स्पेस के बाद रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर,
और यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं और हमारे रोल नंबर को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे इन दोनों ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, ठीक है, देखो हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं हमारी स्टूडेंट क्लास के। एक जो ऑब्जेक्ट है वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और हम दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके हमारे डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे। अब मैंने st1 डॉट डिस्प्ले किया, ठीक है, और दूसरा जो है मेरा ऑब्जेक्ट st2, इसको भी यूज़ करके मैंने डिस्प्ले जो मेथड है उसको कॉल किया। अब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, देखो जी, ये जो मेरा पहला वाला कंस्ट्रक्टर था डिफ़ॉल्ट, ये क्या कर रहा है, ये नेम को वैल्यू दे रहा है अननोन और रोल नंबर को वैल्यू दे रहा है 0। तो अगर मैं इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करके जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यानी कि st1, अगर मैं st1 को यूज़ करके डिस्प्ले कॉल करूँगी तो मेरे पास नेम में क्या प्रिंट होना चाहिए, अननोन, और रोल नंबर में क्या प्रिंट होना चाहिए, 0। लेकिन अगर मैं इस डिस्प्ले को st2, जिसको मैंने इस वाले कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके बनाया है, तो मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, मेरे पास नेम में वही नेम प्रिंट होना चाहिए जो मैं यहाँ से पास कर रही हूँ। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये देखो, जब मैंने st1 किया, st1 को यूज़ करके मैंने डिस्प्ले कॉल किया तो मेरे पास क्या आया, अननोन, रोल नंबर 0 आया, और जब मैंने st2 को यूज़ करके डिस्प्ले किया तो मेरे पास पूजा, रोल नंबर 10 आया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर है। तो इसी के साथ हमारे कंस्ट्रक्टर के सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं, कंस्ट्रक्टर के टाइप क्या होते हैं। हमने ओवरलोडिंग के बारे में भी पढ़ लिया है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। दिस कीवर्ड के बारे में भी आई होप आपको समझ में आ गया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक हम कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल भी करके देख लेते हैं, क्वेश्चन करके देख लेते हैं, प्रॉब्लम, ठीक है, जावा में, ताकि आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए कंस्ट्रक्टर के बारे में। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कंस्ट्रक्टर्स में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, बस एक प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू क्रिएट अ स्टूडेंट क्लास यूजिंग कंस्ट्रक्टर। द क्लास शुड स्टोर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर, मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, ठीक है, आउट ऑफ 100। यूज़ अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा एंड अ मेथड टू कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज मार्क्स। ठीक है, डिस्प्ले द रिजल्ट एज अ पास इफ एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, एल्स फेल। ठीक है, प्रिंट ऑल द स्टूडेंट डिटेल्स नीटली। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, एक क्लास बनानी है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट का डेटा होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, रोल नंबर होगा। 3 सब्जेक्ट में हमने उसके नंबर्स लेने हैं। ठीक है, उनका टोटल कैलकुलेट करके उनका एवरेज कैलकुलेट करना है और देखना है कि वो पास हो रहा है या फेल हो रहा है। ठीक है, पास और फेल की कंडीशन क्या है कि अगर उसके जो एवरेज है वो 33 से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर 33 के इक्वल है, तो बंदा पास है, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और उसको हमें क्या करना है, डिस्प्ले कराना है सारी डिटेल्स को ईजिली। ठीक है, बहुत ही नीटली डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। आधी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी कर रखी हैं स्टूडेंट क्लास में। ठीक है, हमने एक स्ट्रिंग नेम ले रखा है, इंट रोल नंबर ले रखा है, और बाकी हमने क्या लेने हैं, तीन सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँगी, इंट मार्क्स 1। ठीक है, इंट मार्क्स 1। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मार्क्स 2। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, मार्क्स 3। ठीक है, तो ये 3 मैंने हमारे पास मार्क्स के लिए बना लिए। अब उसके बाद मैंने क्या लेना है, एक कंस्ट्रक्टर लेना है जिससे सारी डिटेल्स हम लेने वाले हैं यूज़र से। ठीक है, देखो नेम लेगा, ये रोल नंबर लेगा, बाकी इसने क्या लेना है, मार्क्स लेने हैं। इंट मार्क्स 1, ठीक है, इंट मार्क्स 2 और इंट मार्क्स 3। और जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो जो भी वैल्यू हमें कंस्ट्रक्टर में मिलेगी उनको हमने कहाँ पर सेव करा लेना है, हमारे वेरिएबल्स में सेव करा लेना है। आधी चीज़ें ऑलरेडी हो रखी हैं। अब यहाँ पर दिस डॉट, ठीक है, मार्क्स 1 में हमारे पास क्या सेव हो जाएगा, जो हम कंस्ट्रक्टर से मार्क्स 1 लाएंगे, ठीक है, वो सेव हो जाएगा। फिर दिस डॉट मार्क्स 2 सेम कर लेंगे, ठीक है, सबके लिए।
ठीक है जी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे इस वेरिएबल में मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे ही हम हमारी जो क्लास है उसको इनिशियलाइज करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम हम उसको ये सारी वैल्यूज़ पास करेंगे, और ये सारी वैल्यूज़ अब हमारे वेरिएबल्स में भी सेव हो चुकी हैं, हमारे ग्लोबल वेरिएबल में भी सेव हो चुकी हैं। ठीक है, हम हमारे कंस्ट्रक्टर में उनको सेव करा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, रिपोर्ट डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, डिस्प्ले रिपोर्ट, स्टूडेंट की रिपोर्ट डिस्प्ले करानी है। अब स्टूडेंट की रिपोर्ट में हमें क्या क्या डिस्प्ले कराना है, सारी डिटेल्स डिस्प्ले करानी है उसके बारे में, उसका नाम, उसका रोल नंबर, सब पहले सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, टोटल एवरेज कितना है, और रिजल्ट उसका प्रिंट कराना है कि वो पास है या फेल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या लेना है, एक स्ट्रिंग लेना है पास नाम का। ठीक है, पास को अभी रहने देते हैं, पहले हम टोटल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इंट टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्क्स 1, ठीक है, प्लस मार्क्स 2, ठीक है, प्लस मार्क्स 3, ठीक है, इनका प्लस हमारे पास टोटल होगा। और एवरेज अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, है ना। तो ये हमारे पास एवरेज आ चुका है। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि भाई एक स्ट्रिंग का वेरिएबल हो, ठीक है, जो हमारे पास क्या बताएगा, रिजल्ट बताएगा कि भाई हमारा जो स्टूडेंट है वो पास हो चुका है या फेल हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो एवरेज है, ठीक है, अगर हमारे पास ये जो एवरेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या सेव कराएंगे, तो हम इसकी रिज़ल्ट की वैल्यू क्या रखेंगे, पास रखेंगे। ठीक है, और अदरवाइज़ हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, फेल रखेंगे। ठीक है, तो अदरवाइज़ हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, फेल रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिख दी है कि हमारे रिजल्ट में अगर एवरेज की वैल्यू 33 से ग्रेटर है तो हमारे पास पास स्टोर होगा, अदरवाइज़ हमारे पास क्या स्टोर होगा, फेल स्टोर होगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब हमने इसकी मार्कशीट प्रॉपर जो है वो रिपोर्ट जो है वो डिस्प्ले करानी है, तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या स्टोर करेंगे, नेम। ठीक है, और नेम के साथ हमने ये स्टोर करना है। ठीक है, प्रिंट करा दिया है हमने ये सब। फिर उसके बाद हमने क्या प्रिंट कराना है, रोल नंबर प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराएंगे, रोल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, डॉट println। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्कशीट। ठीक है, क्या लिख देते हैं, मार्कशीट। ठीक है, अब इस मार्कशीट में हम एक एक करके सबके जो नंबर हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराते हैं कि एक सब्जेक्ट हम खुद से मान लेते हैं, हिंदी। ठीक है, अब हिंदी में हमारे पास जो मार्क्स हैं वो कितने आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्क्स 1। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम 2 सब्जेक्ट्स और प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, हिंदी के बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंग्लिश। ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, मैथ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मैथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने प्रिंट करा ली हैं। उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे टोटल। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे टोटल। ठीक है, और टोटल में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने टोटल ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट में हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, ये जो हमने रिज़ल्ट यहाँ पर कंडीशन लगाई है रिज़ल्ट के लिए, उसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ हमारे पास क्लियर है। तो अब जैसे ही हम हमारी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हम उसको ये सारी वैल्यूज़ पास करेंगे, और जब ये वाली सारी वैल्यूज़ इसको मिल जाएंगी तो हमारे पास ये हमारे जो क्लास के वेरिएबल्स हैं उनमें इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके इस डिस्प्ले रिपोर्ट को कॉल करेंगे तो हमारी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो प्रिंट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसको अब यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, तो इसके कंस्ट्रक्टर में हमें सारी चीज़ें पास करनी होंगी।
तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, ठीक है, अभी के लिए। तो अब देखो स्टूडेंट का जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, सबसे पहले नेम आएगा, ठीक है, नेम आएगा। नेम के बाद मेरे पास क्या आएगा, रोल नंबर आएगा। रोल नंबर के बाद मेरे पास मार्क्स आएंगे, ठीक है। हिंदी में मैं दे देती हूँ 70, इंग्लिश में मैं दे देती हूँ 60 और मैथ में मैंने दे दिए 50, ठीक है। आउट ऑफ 100 हमें मार्क्स देने थे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम हमारी रिपोर्ट को डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। अब रिपोर्ट को हम डिस्प्ले कराएंगे। रिपोर्ट को डिस्प्ले कराने के लिए हमने ये डिस्प्ले रिपोर्ट का फंक्शन जो है वो कॉल कर दिया है, ठीक है। तो हमारी ये जो सारी स्टूडेंट्स की डिटेल है वो प्रिंट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर हमने किया प्रिंट, तो ये देखो मेरी सारी जो डिटेल्स है वो प्रिंट हो चुकी हैं। नेम मेरे पास पूजा है, रोल नंबर 10, ठीक है। मार्कशीट में मेरे पास हिंदी में 70 आए हैं और इंग्लिश में भी मेरे पास 70 और मैथ में भी 70। तो ये क्यों हो गया है इसको एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या करा है, प्रिंट कराते टाइम मार्क्स वन ही प्रिंट करा दिए हर जगह पे। तो मेरे पास मार्क्स 2 था यहाँ पर और यहाँ पर मेरे पास मार्क्स 3 था, ठीक है। तो अब फिर से इसको एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं फिर से दोबारा। अब जब मैंने दोबारा किया तो यहाँ पर मेरे हिंदी में 70, इंग्लिश में 60 और मैथ में 50 हो चुके हैं। टोटल भी कैलकुलेट हो गया है और रिज़ल्ट मेरा क्या आया है, पास आया है, क्योंकि मेरे जो मार्क्स थे वो 33 से ग्रेटर थे, ठीक है। तो आई होप ये कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू तो समझ आ ही जाना चाहिए। तो अगर फिर भी आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर द डे।